आपका जो आज का टॉपिक है वो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये जो एजेंट्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो होती है वो उन पेशेंट को दी जाती है जिनका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, उस ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए। तो ऐसी एक कंडीशन होती है जिसको कि हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। किसकी वजह से होता है? या तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या इंसुलिन का सिक्रीशन हो भी रहा है तो वो अपना एक्शन शो नहीं कर पा रहा है। तो जब इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है तो वो एक टाइप की मेटाबॉलिक डिजीज बोली जाती है, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जिसमें कि आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो डायबिटीज मेलाइटस के केस में क्या होता है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, मतलब आपकी बॉडी जो है ग्लूकोज को तोड़ नहीं पा रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है शुगर। सही है। तो इसमें क्या क्या पेशेंट के अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं? जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस होता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है, हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है, और हाइपर यूरिसीमिया। अब ये सारी कंडीशन क्या क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब बढ़ जाना, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये सबसे मेन साइन हो गया आपका डायबिटीज मेलाइटस का, कि जिस भी पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। सेकंड है ग्लाइकोसूरिया, मतलब जब यूरिन के अंदर आपका ग्लूकोज आने लगे। तो ये डायबिटीज पेशेंट में हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा आते हैं, मतलब उनके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा आता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। हाइपरलिपिडीमिया, मतलब जब कोलेस्ट्रॉल का या लिपिड का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाए तब उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर यूरिसीमिया, मतलब जब यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाए तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, और ये कब देखने को मिलती हैं? जब पेशेंट का इंसुलिन या तो सिक्रीट नहीं हो रहा है पेनक्रियास से, या यदि सिक्रीट हो रहा है तो वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं हो पा रहा है, जिससे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। तो अब हम किस पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस कहेंगे, या किस पेशेंट को कहेंगे कि उसको डायबिटीज है? तो इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि जिन पेशेंट का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 7 मिलीमोल पर लीटर या 126 mg पर डीएल से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस। या जिसका पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि आप किसी का ग्लूकोज चेक करो तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल, पीपी। आप देखना डॉक्टर अपने पर्चे में जब लिखता है कि आपको क्या टेस्ट कराना है तो वो साइड में पीपी लिख देता है। बहुत लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होता, इसका मतलब होता है पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाना खाने के बाद का आपको ग्लूकोज का टेस्ट कराना है, और वो होता है आपका खाना खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद। तो यदि उस टाइम पे ग्लूकोज का लेवल 200 mg पर डीएल से ज्यादा आ रहा है तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। तीसरी क्या कंडीशन होती है? एक होता है आपका HbA1c, ये होता है एसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये आपका बेसिकली एक एवरेज निकाल के देता है लास्ट 3 मंथ की ग्लूकोज का, कि लास्ट 3 मंथ में आपका जो एवरेज रहा है बॉडी में ग्लूकोज का वो क्या रहा है। तो यदि HbA1c आपका 6.5% से ज्यादा आता है तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। इन तीनों ही कंडीशन में या इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में हो रहा है पेशेंट के साथ तो हम बोलेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। और डायबिटीज मेलाइटस जो होती है ये एक मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी के डिफरेंट जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से आपका धीरे धीरे करके हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन आती है, हाइपरटेंशन की आती है, देन जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि ये मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम है। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हम यूज करते हैं?
तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली क्लास है आपकी बाइगुएनाइड्स, जिसके अंदर आता है मेटफॉर्मिन। सेकेंड क्लास है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज की दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है दैट इज एसिटोहेक्सामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। और सेकेंड जनरेशन की जो है दैट इज ग्लिम्बलिंकामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिप्राइड। ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है मैग्लिटिनाइड, इसमें जो ड्रग आती है दैट इज रेपाग्लिनाइड। नेक्स्ट कैटेगरी है थायाजोलिडीन डाइओन्स, इसमें आती है रोसीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन। नेक्स्ट ड्रग क्लास है आपकी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, इसमें आती है हमारा अकारबोज। इंक्रीटीन एगोनिस्ट, इसमें आता है हमारा एक्सीनेटाइड। लास्ट कैटेगरी है हमारी DPP4 इनहिबिटर्स, इसमें आती है हमारी सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन एंड सेक्साग्लिप्टिन। तो ये ड्रग्स है जो कि पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को देख के दिया जाता है कि सबसे मेन चीज कि ये जितनी भी ड्रग है ये हम किस में देते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब टाइप 2 का जो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के थ्रू ट्रीट करते हैं, उसको हम इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं देते। उस पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे इनमें से किसी भी एक ड्रग के थ्रू या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग के थ्रू अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन, कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल क्या है उसके हिसाब से हम उस पेशेंट को इनमें से कोई भी एक या दो ड्रग दे सकते हैं। अब एक एक क्लास को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारी सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज क्या करती हैं, दैट इंक्रीजेस द एंडोजीनियस इंसुलिन सिक्रीशन। ये क्या करती हैं, पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है नॉर्मली, वहां पे जाके एक्ट करती हैं और इंसुलिन के सिक्रीशंस को बढ़ा देती हैं। ये कैसे बढ़ा देती हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली जो पोटेशियम चैनल होता है, ATP सेंसिटिव एक पोटेशियम चैनल होता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे, उसको बंद कर देती है। तो उसको बंद करने की वजह से जो होता है कैल्शियम चैनल जो होता है वो डीपोलराइज हो जाता है और वो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अभी हम उसको डायग्राम से देखेंगे। दूसरा ये क्या करता है, सेंसिटाइज द टिश्यू टू द इंसुलिन। जितने भी आपके टिश्यूज हैं उनको, मतलब ऐसा हम टिश्यू ना बोल के इसको बोले, जो रिसेप्टर्स हैं जिसपे कि आपका इंसुलिन बाइंड होगा, उन रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज कर देता है, मतलब एक्टिवेट कर देता है कि जैसे ही इंसुलिन रिलीज हो वो अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड हो। क्योंकि इंसुलिन बाइंड होगा तभी वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर दो जनरेशन हमने देखी। फर्स्ट जनरेशन टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और टोल्जामाइड। सेकेंड जनरेशन क्या थी, ग्लिम्बलिंकामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिमिप्राइड। चलिए अब ये है इसका मोड ऑफ एक्शन, इसको समझते हैं। देखिए ये जो ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है SUR से। सल्फोनाइल यूरिया क्या करती है, ये जो चैनल है आपका ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, इसको बंद कर देती है। इसके बंद करने से क्या होता है कि ये जो कैल्शियम चैनल है आपका ये वाला, ये कैल्शियम चैनल डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज हो जाता है मतलब कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ने लगती है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो वो क्या करता है कैल्शियम, देखो कैल्शियम का एक बहुत बेसिक फंक्शन है, मतलब हर जगह जहाँ पे भी कैल्शियम रिलीज होता है जनरली वही फंक्शन करता है, या तो कॉन्ट्रेक्शन करेगा या किसी मेम्ब्रेन को फ्लूइडाइज करेगा, मतलब उस मेम्ब्रेन को गला देगा। तो जैसे ही ये कैल्शियम रिलीज होता है ये क्या करता है, ये जो इंसुलिन जो अपने एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहता है ना, वेसाइकल्स बोलते हैं उनको, उस वेसाइकल्स की मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, इस मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। तो ये मेम्ब्रेन टूट जाती है तो ये जो इंसुलिन है, ये आपको जो रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, ये जो इंसुलिन है ये रिलीज होता है। ये इंसुलिन जैसे ही रिलीज होगा ये अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा, और जो ग्लूकोज आपने लिया इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाने की फॉर्म में आपने जो भी ग्लूकोज लिया उसको वो मेटाबोलाइज कर देगा। ये एक बार और समझते हैं कि जो आपकी सल्फोनाइल यूरिया है, सल्फोनाइल यूरियास कैटेगरी की ड्रग्स हैं, वो आपका ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। इसके ब्लॉक करने से क्या होता है कि कैल्शियम चैनल डीपोलराइज हो जाता है। कैल्शियम चैनल के डीपोलराइज होने से क्या होता है कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर
बढ़ने लगती है। वो कैल्शियम जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इंसुलिन के, उसकी मेम्ब्रेन को फ्लूइडाइज करता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अब इसकी फार्माकोलॉजी में हम देखें, फूड एंड हाइपरग्लाइसीमिया कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन। मतलब यदि आप इसको खाने के साथ ले लेंगे इस टैबलेट को, या जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तब लेते हैं, तब ये इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। लार्जली बाउंड टू द प्रोटीन, ये 90 to 99% प्रोटीन के साथ बाइंड करती है ये ड्रग। हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट होती है, अप्रोक्सीमेटली 12 to 24 आवर्स। मेटाबॉलिज्म इस ड्रग का कैसे होता है, लिवर के थ्रू होता है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है, यूरिन के थ्रू होता है। इट रिक्वायर द फंक्शनिंग पेनक्रियाज, मतलब आप इनको उन्हीं पेशेंट को दे सकते हैं इस ड्रग को जिनका पेनक्रियाज काम कर रहा है, क्योंकि कुछ डायबिटिक के पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा होता है, तो मतलब वहां से बिल्कुल भी इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा होता है। तो बेसिकली ये तभी काम करेंगी जब आपकी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, भले ही से कम कर रही हो। कम से कम 30% जो आपका पेनक्रियाज है पेशेंट का, वो फंक्शनिंग होना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए, वो इंसुलिन का सिक्रीशन करना चाहिए, तभी जाके आपका सल्फोनाइल यूरियास कैटेगरी की जो ड्रग है वो काम कर पाएंगी। अच्छा, इन ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, एडवर्स रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया। कभी कभी पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन चला जाता है, तब उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि देखिए डायबिटीज है, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है पेशेंट का, तो पेशेंट का वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 1 से 3 किलोग्राम। नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है। कॉलेस्टैटिक जॉइंडिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ये मेटाबोलाइज कैसे हो रही है, लिवर के थ्रू, मतलब लिवर इसको मेटाबोलाइज कर रहा है, तो जॉइंडिस जैसे सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, जितनी भी आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ए प्लास्टिक और हीमोलाइटिक एनीमिया, आपकी जो आरबीसीज हैं जब वो टूटने लगती हैं तब हम उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना। और जनरलाइज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो जो भी पेशेंट इस ड्रग को ले रहे हैं उसमें हमको ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस कैटेगरी में हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। वो है हमारी प्रेगनेंसी, यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज है तब हम सल्फोनाइल यूरियाज नहीं देंगे। लैक्टेशन के टाइम पे हम सल्फोनाइल यूरियाज नहीं देंगे। या कोई ऐसा पेशेंट है जिसका कि रीनल या हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, मतलब जिसका किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, या जिसका लिवर खराब है, या लिवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, उन सारे पेशेंट में हम ये ड्रग नहीं दे सकते। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी बाइगोनाइट्स, जिसके अंदर आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करता है, इट डिक्रीजेस द हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। देखिए आप जो भी खाना खाते हैं वो आपका लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। जब लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है तो आपका लिवर जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब जब ग्लूकोज, आपका लिवर जो है जब ग्लूकोज को बना रहा होता है तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जब मेटफॉर्मिन आप किसी को दोगे तो वो क्या करेगा कि जो आपका लिवर ग्लूकोज बना रहा है उस ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा, क्योंकि देखो डायबिटिक पेशेंट है उसका ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी ज्यादा है, और यदि आपका लिवर और बना देगा तो उसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए जो नया ग्लूकोज बनाता है लिवर, उसको ये ड्रग रोक देती है बाय द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। एएमपी के नाम का एक एंजाइम होता है, उसके एक्टिवेशन के थ्रू ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोक देती है। अच्छा, यदि इन ड्रग्स को हम किसी गलती से किसी ऐसे पेशेंट को दे दें जो कि डायबिटिक नहीं है, नॉन डायबिटिक है, तब क्या होगा, तब ये ड्रग जो है वो यू ग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करती है, मतलब नो इफेक्ट इन नॉन डायबिटिक। यदि गलती से कोई नॉन डायबिटिक पर्सन इनको ले भी लेगा तो उसको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं यू ग्लाइसेमिक कंडीशन। दे डज नॉट स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक बीटा सेल, ये बीटा सेल को स्टिमुलेट नहीं करती, जैसा कि अभी हमने देखा सल्फोनाइल यूरियास कर रही थी। सल्फोनाइल यूरियास क्या कर रही थी कि बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रही थी। मेटफॉर्मिन ऐसा नहीं करती, वो इंसुलिन के सिक्रीशन को नहीं बढ़ाती।
वो सिर्फ आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा आपका ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसका मतलब डायबिटिक कंडीशन हो जाएगी। देखिए इस तरीके से यदि आप किसी पेशेंट को मेटफॉर्मिन की टैबलेट देते हैं तो वो ये जो ग्लूकोज नियोजेनेसिस की प्रोसेस है इसको डिक्रीज कर देती है, इसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हिपेटिक ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इंसुलिन इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है। मतलब हम इस चीज को ऐसे बोलें कि पेशेंट का पेनक्रियास जो है वो फंक्शनिंग होना चाहिए। पेनक्रियास फंक्शन कर रहा है तब उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जनरली मेटफॉर्मिन कब दी जाती है, जब कोई न्यू डायबिटिक पेशेंट आता है, मतलब जिसको कि पहली बार डायबिटीज देखने को मिली है। ऐसा पेशेंट जिसने टेस्ट कराया पहली बार और वो डायबिटिक निकल के आया, तब उसको हम मेटफॉर्मिन देने स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका पेनक्रियास जो होता है वो फंक्शनिंग कर रहा होता है। मेटफॉर्मिन की जो हाफ लाइफ होती है दैट इज 1.5 to 3 आवर्स, सिर्फ 3 घंटे तक ये अपना एक्शन शो करती है। इज नॉट बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड एंड इज नॉट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एज अ एक्टिव कंपाउंड। ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होती है। इसके साइड इफेक्ट हमको क्या देखने को मिलते हैं? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड डायरिया। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द एल्कोहलिज्म। यदि कोई पर्सन एल्कोहल ले रहा है और वो डायबिटिक है तो उसको उस केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दैट शो द साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट शो कर सकती है, इसलिए इस ड्रग को हम नहीं देते। एनॉक्सिक स्टेट एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपका हार्ट और आपके लंग्स जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हो। इसको हम देखो, आप इस एनॉक्सिक कंडीशन को ऐसे समझो कि किसी को बेचैनी हो रही हो, किसी की सांस फूल रही हो, तब उसको हम बोलते हैं एनॉक्सिक स्टेट या कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन। तो इन सब केसेस में क्या होता है, यदि आप कोई एनॉक्सिक स्टेट या एल्कोहलिक स्टेट के पेशेंट को आप मेटफॉर्मिन दे देंगे तो उस कंडीशन में उसको लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, उसका जो पीएच है वो कम हो जाएगा। अब देखिए सारी कैटेगरीज को यहाँ पे समराइज किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, कि जो बाइगोनाइट्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, ग्लूकोज हिपैटिक ग्लूकोज का जो जनरेशन है उसको कम कर देती है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्या करते हैं, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। थायाजोलिडिन डाइओन्स क्या करते हैं, जो पेरीफेरल ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है, मतलब जो ग्लूकोज आपकी मसल्स यूटिलाइज कर रही हैं उसको इंक्रीज कर देंगे। तो जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज का उतना ही कम वो आपका ब्लड में रहेगा। तो ब्लड में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका डायबिटीज का जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। सल्फोनाइल यूरियाज क्या कर रही हैं, आपका सल्फोनाइल यूरियाज इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं पेनक्रियास से। तो पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपका इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये समराइज है आपका जितनी भी कैटेगरीज है उनके मोड ऑफ एक्शन का। ओके।